नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ हैं सुरभि, सुमेरा और प्रतिमा। शुरुआत कर रहे हैं 5 बजे के इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। हंगामे को लेकर विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई हुई है। राज्यसभा से 34 विपक्षी सांसद सस्पेंड किए गए हैं। लोकसभा से आज 33 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया है और इस सत्र में अब तक 81 सांसद सस्पेंड हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त। लोकसभा से आज 33 विपक्षी एमपी जो थे पहले ही सस्पेंड किए गए थे और अब जानकारी ये कि और राज्यसभा से भी सांसदों को सस्पेंड किया गया है, जिनकी संख्या है 34। सुनिए सांसदों के सस्पेंशन पर राज्यसभा के सभापति ने क्या कहा है। श्री सैयद नासिर हुसैन, श्रीमती फूलो देवी नेताम, श्री शक्ति सिंह गोयल, Shri K.C. Venugopal, he was there earlier creating absolute chaos in the house. Shrimati Rajni Ashok Rao Patil, Shrimati Ranjit Ranjan, Shri Imran Pratap Gadi, Shri Randeep Singh Surjewala, Shri Sukhendu Shekhar Ray, श्री मोहम्मद नदीमुल हक, श्री अबीर रंजन विश्वास, डॉक्टर शांतनु सेन, श्रीमती मौसम नूर, श्री प्रकाश सिंह बराइक। तो बड़ी खबर यही है कि लोकसभा से अब तक 2 बार में 46 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। वहीं राज्यसभा से अब तक 2 बार में 35 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। आपको बता दें, दोनों सदनों से 2 बार में 81 सांसदों के सस्पेंशन को लेकर यह खबर बड़ी है। और इस बीच जिस तरीके से सदन की कार्रवाई में बाधा डाली गई है, क्या यही है इस सस्पेंशन की वजह? और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद, नाम किस तरीके से ऐलान किए गए सांसदों के सस्पेंशन के हमने सुने, लेकिन इसकी वजह क्या रही? देखिए, जो विपक्ष के सांसद थे वो लगातार जिस दिन से संसद में सुरक्षा की चूक हुई थी उसके बाद से लगातार वो दोनों सदनों में हंगामा कर रहे थे। तो जिसके चलते लोकसभा से पहले किया गया था 13 सांसदों को और आज 33 सांसदों को किया गया। और अभी कुछ देर पहले जैसा कि आपने बताया कि राज्यसभा से लगभग 45 सांसदों को आज राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। एक सांसद पहले से सस्पेंडेड है जो कि टीएमसी के हैं और डेरेक ओब्रायन। तो ऐसे मिलाकर लगभग 45-46 सांसद राज्यसभा से आज सस्पेंड हो गए। चेयरमैन बार बार उनको कह रहे थे कि आप लोग सदन में शांति बनाए रखिए, कई कामकाज करने, कई बिल निपटाने, लेकिन ये सांसद जो है सुरक्षा के जिस दिन चूक हुई थी उस दिन से लगातार ये जो सदन में हंगामा कर रहे थे, वेल में जा रहे थे और ये बार बार ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री सदन में आए और इस सुरक्षा की चूक को लेकर जवाब दे। लेकिन सरकार का ये कहना था कि चूंकि स्पीकर जो है वो संसद परिसर है उसके कस्टोडियन होते हैं, तो ऐसे में जो उन्होंने बयान दे दिया है वही बयान माना जाना चाहिए। और इसको लेकर एक जांच भी चल रही है, उस जांच की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये विपक्ष के सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं, तो यही वजह है कि आज चेयरमैन को आपसे चाहूंगी, दोनों सदनों से 2 बार में 81 सांसद सस्पेंड है, क्या इसको लेकर कोई अपडेट? जी देखिए, हम आपको बता दें कि लगभग 46 जो है वो लोकसभा से और लगभग 45 से ज़्यादा राज्यसभा से, तो लगभग 90 से ऊपर का आंकड़ा जा रहा है। लेकिन अभी नामों को और टैली करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि 90 से ज़्यादा सांसद हैं दोनों सदनों को मिलाकर जिनको अभी तक सस्पेंड किया गया है। चलिए आगे भी इस बारे में आपसे जानकारी लेंगे। शुक्रिया फिलहाल, क्योंकि अब हमारे सहयोगी हमें अपडेट दे रहे हैं कि 81 से ये संख्या बढ़कर अब 90 तक हो गई है। और दोनों सदनों में जिस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा था उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया, ये कार्रवाई हुई। लेकिन आज सबसे पहले लोकसभा में एक कार्रवाई की गई। हंगामे के बीच लोकसभा से 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और फिर राज्यसभा में भी हंगामा कर रहे सांसदों पर कार्रवाई की गई। लोकसभा में हंगामा करने वाले कुछ और सांसदों को सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इनमें नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी का नाम भी शामिल है। लोकसभा में तख्तियां लेकर हंगामा करने के कारण कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, के सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, सौगात राय, प्रतिमा मंडल, द्रमुक के ए राजा और आरएसपी के एन के प्रेमचंद सहित कई सदस्यों को सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं।
अधीर रंजन चौधरी ने पहले निलंबित किए गए 13 सांसदों के निलंबन को वापस लेने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी। विपक्षी सांसदों के व्यवहार पर बीजेपी ने उसे आड़े हाथ लिया। ये देश संविधान और कानून से चलेगा और सदन की नियमावली से चलेगा। और जब माननीय स्पीकर महोदय किसी भी सांसद का कृत्य ये देखते हैं कि वो किसी नियम की वो तोड़ रहा है और शासनहीनता की सीमा में आता है, तो वो कार्रवाई करते हैं। ये उनको विशेष अधिकार। विपक्ष निलंबित सांसदों की बहाली और सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। तो लोकसभा में सांसदों पर कार्रवाई के बाद कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है, विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है। और सिर्फ अमित शाह जी को उनके विफलताओं को बचाने के लिए एक बुलडोजर चला रहे हैं। कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इश्यू भी नहीं है। मगर बगैर इश्यू को लाकर जानबूझकर इस सेशन को चलने नहीं देना, उसको रोकना, उसको अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से वातावरण क्रिएट करना, ये बहुत लोग, जनता भी कोई सहमत नहीं है। स्पीकर बहुत आक्रोश था। स्पीकर ने तय किया है इनको सस्पेंड करना चाहिए। हम समर्थन किया, इतना ही है। सर, एक और जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जिसके बाद जेडीयू सांसद ने कहा कि मैं तो विरोध में कोई प्लेकार्ड भी नहीं लेकर आया था। वहीं शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी लोकसभा में सांसदों के निलंबन पर सरकार को घेरा। डिमांड कर रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी घटना हुई है पार्लियामेंट में, अगर बम चल जाता तब क्या होता। वो तो गैस जो था वो नाश नहीं किया हम लोग को। अगर गैस में और कोई गलत गैस होता, नाइट्रोजन वगैरह होता तो क्या होता, हम लोग को तो जान चला जाता। हम खुद पकड़ने वाले हैं, लेकिन हमको सस्पेंड किया जाता है और उनको इनाम दिया जा रहा है जो लोग भेज रहे हैं। ये तो आपको पूछना चाहिए सत्ता पक्ष के लोगों से कि जो आदमी ने भेजा वो उग्रवादी था, नहीं था, क्या था, हम नहीं जानते, लेकिन जो आदमी ने भेजा उसको क्यों आप सस्पेंड नहीं कर रहे? ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, ना देश को कबूल है। प्रजातंत्र पे चल रहा है, जनता के भरोसे पे इनको ये जो मैंडेट मिला है वो मिला है। मैंडेट इसलिए मिला क्योंकि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अहम मुद्दा माना। आज सबसे सुरक्षित जो इमारत है उसके ऊपर हमला होता है और देश के ना प्रधानमंत्री बोलेंगे ना गृह बोलेंगे, और हम अगर आपसे ये मांग करेंगे आप हमको सदन से बर्खास्त करेंगे, ये किसी को भी कबूल नहीं है और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। तो सांसदों के सस्पेंशन पर लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रवनीत सिंह बिट्टू ने TV9 से खास बातचीत की। कहा, अब सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि पूरा विपक्ष ही सरकार के निशाने पर है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। सिर्फ एक पार्टी के नहीं, सब पार्टियों के लीडर और सब एमपीओ को बाहर निकाल दिया गया है। और आने वाले दिनों में बड़े इंपॉर्टेंट बिल थे ना, वो मेरे ख्याल से अब बिल आएंगे, हाउस तो चलेगा ही नहीं, या तो फोर्सफुली एमपीज को उठा के बाहर फेंकेंगे मार्शल्स, जहां बिल्कुल जो लग रहा है आगे कोई डिबेट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। दोनों तरफ से जितने भी कड़े स्टैंड लेने थे वो दोनों पक्षों ने ले लिए। सरकार ने बिल्कुल ये कह दिया भी हम कोई यहाँ पे आवाज नहीं उठाने देंगे, कोई भी बात जो भी पार्लियामेंट में हुई है उसके बारे में हम बोलने नहीं देंगे, और अगर कोई ट्राई कर रहा है तो उसको सस्पेंड करके बाहर फेंक रहे हैं। सर, लोकसभा में वैसे ही आप लोगों की विपक्ष की संख्या बहुत कम है, अब तो और कम हो गए और अभी भी 4 दिन का सेशन बचा हुआ है। नहीं, बाकी भी जितने बचे हैं वो कल सस्पेंड हो जाएंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप सुनिए, विपक्ष के बगैर पार्लियामेंट कोई भी सदन हो वो हो सकता है, कोई चल सकता है। ये तो फिर एक हुक्मरान जैसा काम हो गया। संसद सुरक्षा चूक मामले पर आज भी सदन में हंगामा देखा गया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि देश की जनता इस तरह के हंगामे और शोर शराबे को पसंद नहीं करती। पूर्व में भी जब कभी सदन में घटनाएं घटी है तो ये क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय का आता है, जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और व्यापक इंतजाम करेंगे। जहां सरकार का सहयोग लेना हुआ सरकार का सहयोग भी लेंगे।
जो कुछ भी जिम्मेदारी है वो मेरी है, संसद सचिवालय की है। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन ये चिंता सबकी है। संसद की सुरक्षा चूक मामले पर लोकसभा में आज भी हंगामा देखा गया। स्पीकर ओम बिरला की अपीलों का भी विपक्ष पर कोई खास असर नहीं पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी विपक्ष के आचरण पर चिंता जताई। चर्चा करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बिल भी है, वो भी कुछ विषय उठाते तो हम सबके चर्चा के लिए तैयार है सर। तो इस तरीके से हंगामा खड़ा करना, जब आप इतने बार बार निवेदन कर रहे हैं, आपने सब एमपीज को लेटर लिखा है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये जो प्लेकार्ड लाए हैं इसको विथड्रॉ करके, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा है, चर्चा के लिए है सदन। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सांसदों के निलंबन से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां राज्यसभा से माना जा रहा है कि कुल 45 सांसदों को निलंबित किया गया है। हंगामे को लेकर विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई की गई है और इस बीच खबर यह कि राज्यसभा से आज 45 सांसद सस्पेंड किए गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कुल आंकड़े पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या 90 से ज्यादा सांसद हैं वो जिन्हें सस्पेंड किया गया है, लेकिन हंगामे को लेकर ये कार्रवाई की गई है विपक्ष के सांसदों पर, जिसको लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता आ रहा है। संसद सदन के अंदर ही जो गांधी प्रतिमा के पास तमाम विपक्षी सांसद एकजुट होकर ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने है, जहां जानकारी मिल रही है कि लोकसभा से भी आज कई विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया है। लोकसभा से अब तक कुल 46 सांसद सस्पेंड हुए हैं, ये लेटेस्ट अपडेट हमें मिल रहा है। तो हंगामे को लेकर ही सभी विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई की गई है जिन्हें सस्पेंड किया गया है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि राज्यसभा से आज 45 सांसद सस्पेंड किए गए हैं, तो वहीं लोकसभा से 46 सांसदों को सस्पेंड किया गया और इसके लिए तर्क दिया गया है कि हंगामा किया जा रहा था, सदन की कार्रवाई को बाधित किया जा रहा था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। हम आपको जानकारी ये भी दे रहे हैं कि लोकसभा से कौन कौन से वो सांसद हैं, किस किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। तो टीएमसी के कई सांसदों के नाम इस वक्त आप देख रहे हैं, कांग्रेस के कई सांसदों को भी सस्पेंड किया गया है। लोकसभा से अब तक कुल 46 तो राज्यसभा से 45 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। हंगामे को लेकर विपक्षी सांसदों पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, जहां पर संसद में सुरक्षा सेंध को लेकर लगातार सांसदों का हो हल्ला जारी था सदन के भीतर। इसी को लेकर बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई की गई है। हालांकि विपक्ष के तमाम सांसद कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से सभी सांसदों को बाहर कर देना बिल्कुल भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता। तो राज्यसभा से आज 45 तो लोकसभा से 46 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। के साथ माफ कीजिएगा, आमोद राय इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आमोद, जो कंफ्यूजन है पहले सबसे पहले उसको क्लियर कीजिए। कुल कितने सांसदों को सस्पेंड किया गया और लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग आंकड़े क्या है? आमोद, आप हमें सुन पा रहे हैं? आमोद राय से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हंगामे को लेकर यह कार्रवाई की गई है और हम बता रहे हैं लगातार कि राज्यसभा से 45 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। तो ये बता दें कि पहले 33 और बाद में आंकड़ा बढ़ गया है, नहीं अभी हाल ही में 33 और इससे पहले कुछ लोकसभा के सांसदों को सस्पेंड किया गया था। ऐसे में हम कुल आंकड़ा भी आपको दिखा रहे हैं लोकसभा का।
तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि राज्यसभा से आज 45 सांसद सस्पेंड हुए हैं और लोकसभा से ही आज 33, लेकिन कुल अगर आप आंकड़े की बात करेंगे लोकसभा की तो ये 46 है। अब तक कुल लोकसभा से 46 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये पूरा मामला संसद में सुरक्षा में सेंध लगने का पूरा मामला है, जिस पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। सरकार की तरफ से कहा गया, स्पीकर की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से हंगामा किया जा रहा था और सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही थी, उस वजह से ये सख्त और कड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि स्पीकर को बोलने नहीं दिया जा रहा था। उनके पास प्लेकार्ड लेकर पहुंच गए तमाम विपक्ष के सांसद और जो भी वेल में पहुंचा उसको सस्पेंड कर दिया गया है। जो भी वेल में पहुंचकर हंगामा कर रहे थे सांसद, उन सबको सस्पेंड किया गया है। बाहर आने के बाद विपक्ष के सांसदों का ये कहना था कि लोकतंत्र में हमारी आवाज़ सुनना नहीं चाहती है सरकार और इस वजह से चर्चा के लिए राजी नहीं है, चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आनंद प्रकाश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। आनंद, सबसे पहले आंकड़ों पर भी एक क्लैरिटी दे दीजिए कि कुल कितने सांसद अब तक सस्पेंड कर दिए गए हैं और इन सभी का कहना क्या है, अलग अलग पार्टियों का क्या कहना है, क्योंकि उनके सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लगभग इस सत्र में 91 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है और अभी जिन सांसदों का सस्पेंड किया गया है आज वो इस वक्त हम आपसे जब बात कर रहे हैं तो ये नई संसद भवन के मकर द्वार पर के जो स्टेप्स है, सीढ़ियां, उस पर बैठ के लगातार रघुपति राघव राजा राम जो भजन है उसको गा रहे हैं और साथ ही साथ बार बार ये कह रहे हैं कि भगवान जो है देश के प्रधानमंत्री को सन्मति दे और लगातार ये फिर वही नारे लगा रहे हैं कि गृह मंत्री सदन में आओ और जवाब दो। तो ऐसे में तमाम जो सांसद है लगातार नारेबाजी इनकी चल रही है। मकर द्वार पे ये बैठे हुए हैं और सीढ़ियों पे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आनंद, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा कि एक दिन में संसद से 78 सांसदों को निलंबित किया गया है, सस्पेंशन उनका हुआ है। फिलहाल नारेबाजी हो रही है, वो क्या कह रहे हैं, उनके नारों में क्या सुनाई पड़ रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम पिछले 1-2 दशक की बात करें तो ये जो आज इस सत्र में मौजूदा सत्र में जो 91 सांसदों को सस्पेंड किया गया लोकसभा और राज्यसभा मिला के, ये अब तक का पिछले एक दो दशकों में सबसे ज्यादा सांसद जिनको सस्पेंड किया गया है। और ऐसे में जो सस्पेंडेड सांसद हैं वो अभी धरने पर बैठे हुए हैं सदन के बाहर, जो मकर द्वार है जहां से सांसदों और मंत्रियों की एंट्री होती है, वहां पर धरने पर ये बैठ के लगातार रघुपति राघव राजा राम का जो भजन है वो गा रहे हैं और बीच बीच में ये कह रहे हैं कि जो गृह मंत्री है वो सदन में आए और इस मामले को लेकर जो संसद में सुरक्षा को लेकर चूक हुई है उसको लेकर वो जवाब दे, सदन को अवगत कराएं। और ये भी नारे लगा रहे हैं कि ऐसे जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो ठीक नहीं है और ऐसे में संसद जो है नहीं चलेगी। और जाहिर तौर पे आप बड़ी खबर आ रही है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर, बहुत बड़ी खबर है। आज ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर हुई है ये सुनवाई। मथुरा ईदगाह सर्वे कमिश्नर पर फैसला सुरक्षित है, सर्वे कराए जाने के स्वरूप पर फैसला आज नहीं हुआ है। मार्कंडेय राय को एमाइकस क्यूरे नियुक्त किया गया है। तो मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज हुई कोर्ट में सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह से TV9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा ने बातचीत की। ये बातचीत सुनिए। हमारे साथ हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी। ये जो दोनों SLP की बात कह दी गई उससे मामला फंस गया, हुआ क्या कोर्ट के अंदर? देखिए, आज माननीय न्यायालय को आज इसमें कोर्ट कमेटी जो सर्वर कमेटी गठित करनी थी और उसी को लेकर के आज हम लोग आए, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से और शाहिद का मस्जिद की तरफ से एक ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया। उनका ये कहना है कि भाई हमारा SLP दाखिल है, एक में 9 तारीख है और एक में हमने 16 तारीख को दाखिल की। दोनों सुप्रीम कोर्ट में पड़े, दोनों सुप्रीम कोर्ट में। तो उनका डिस्पोजल हो जाए जब तक के लिए इसको ऑपरेशन स्टे कर दिया जाए। तो माननीय न्यायालय के द्वारा इसको सुन लिया गया है और ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। हमारा ये कहना था कि उसमें कोई स्टे नहीं है, दोनों SLPओं को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे नहीं किया गया है और जब तक स्टे नहीं है तो ऑपरेशन रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपनी इस एप्लीकेशन के ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। आज सर्वे पर सुनवाई के दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के याचिकाकर्ता आशुतोष पांडे भगवान केशव देव के साथ हाईकोर्ट पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कृष्ण जन्मभूमि बनाम साई मस्जिद ईदगाह में मुख्य वादी के साथ भगवान केशव देव जी 6ठे नंबर के वादी हैं। तो व्यक्तिगत कोर्ट ने कहा था आने के लिए, हम लोग
नियमानुसार कानून के तहत पास बनवा के माननीय न्यायालय में लेके गए थे। भगवान जी को उन्होंने उपस्थिति मान ली है और अब माननीय न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। मुख्य पक्ष कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने किया जो उनका खारिज हो चुका है 15 तारीख को ही। एसआई सर्वे के लिए हमने सभी तथ्य वहाँ पे रखे हैं। हमने कहा है कि ये लोग, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, मुकदमा चोरी का, कनेक्शन फर्जी इन्होंने लगाया था, ये कुछ भी गड़बड़ी कर सकते हैं, हिंदू प्रतीक चिन्ह हटा सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र लेके उनको हटा सकते हैं, इसलिए वहाँ पे सर्वे होना आवश्यक है। कमेटी के गठन के लिए माननीय न्यायालय ने सुरक्षित फैसला, आप देखो क्या न्यायालय करता है। हमारे तथ्य सुने, उनके भी सुने, जो माननीय न्यायालय देगा हम स्वीकार करेंगे, स्वागत करेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी विजय बहादुर सिंह ने कहा कि उनके पास तथ्य है और उनका पक्ष मजबूत है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी विजय बहादुर सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। और किस तरीके से देखते हैं कोर्ट में आज निर्णय नहीं हो सका जो सर्वे के लिए जो कमेटी गठित होगी उसके बारे में? आज ये प्रतीक्षा थी कि जो उच्च न्यायालय के जस्टिस अपने विगत आदेश के ही क्रम में कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के लिए व्यवस्था बनाएंगे और विस्तृत निर्देश देंगे कि सर्वे में क्या क्या किया जाना चाहिए। मगर अभी पता लगा है कि उन्होंने अभी 9 जनवरी नियत कर दी है। 9 जनवरी सर्वोच्च न्यायालय में ईदगाह की अपील पर पहले से ही नियत है, जिन्होंने मुकदमों के यहाँ से स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय जाने पर आपत्ति कर रखी है। हमारा पक्ष यह, हमारी विचार यह है कि न्याय मिलना चाहिए। जो जिसके पक्ष में न्याय जाता हो, तथ्य जाते हों, उसका निर्णय न्यायालय करता है, तथ्यों के आधार पर करता है, तो उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। वो चाहे जिस भी पक्ष में जाए, उससे ही निर्णय होना चाहिए। और इस बीच आपको जानकारी दे दें कि ज्ञानवापी केस में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आज सीलबंद लिफाफे में वाराणसी कोर्ट में सौंपी गई है। 1500 पेज की इस रिपोर्ट जांच के दौरान मिले साक्ष्य पेश करती हुई दिखी। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी परिसर में क्या क्या मिला? क्या ज्ञानवापी में मस्जिद नहीं मंदिर है? क्या ज्ञानवापी के कण कण में महादेव बसते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ज्ञानवापी पर एएसआई ने वाराणसी कोर्ट में 1500 पन्नों की सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की है। मस्जिद के एक भाग को छोड़कर हर हिस्से की जांच की गई है। इस रिपोर्ट में जांच में मिले एक एक सबूत की डिटेल है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। और आजकल को कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लोगों से छुपाई जाएं, तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट का वायलेशन है। और मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता है कि ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आए, और जब पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आएगी तो उनका जो झूठ है वो साबित हो जाएगा। मैंने आज कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की है और मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके कहा है कि रिपोर्ट की कॉपी मुझे ईमेल आईडी पे मेरे प्रोवाइड की जाए और माननीय न्यायालय इस पर 21 तारीख को सुनवाई करेगी। मुस्लिम पक्ष की मांग है कि सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर एक बार फिर से आपको अपडेट दे दें, क्योंकि हंगामे को लेकर विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई को लेकर आज ये जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक राज्यसभा से आज 45 विपक्षी सांसद सस्पेंड हुए हैं और लोकसभा से आज 33 विपक्षी एमपी सस्पेंड हुए हैं। आपको बता दें, इस सत्र में अब तक 92 सांसदों के सस्पेंशन को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है। तो जिस तरीके से लगातार सदन में विरोध हो रहा था, सांसदों के निलंबन को वापस लेने के लिए इस वक्त विरोध को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सदन के द्वार पर किस तरीके से सस्पेंडेड सांसद ही इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सत्र में जिस तरीके से लगातार हंगामे को देखते हुए कार्रवाई की गई है, आज बड़ी खबरें आई हैं सांसदों के सस्पेंशन को लेकर, और जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है वही इस वक्त सदन के द्वार पर विरोध जता रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, विपक्ष सांसदों के निलंबन को वापस लेने के लिए लोकसभा स्पीकर को भी चिट्ठी लिख चुका है। विपक्षी सांसदों के व्यवहार को देखते हुए जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, उसके बाद आज की ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जिस पर TV9 भारतवर्ष लगातार आपको ये जानकारी दे रहा है कि किस तरीके से हंगामे को देखते हुए विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई की गई है। और यही वजह है कि बड़ी खबर राज्यसभा से सामने आई, जहां 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और लोकसभा से 33 विपक्षी सस्पेंड हुए। आज सस्पेंडेड एमपी राज्यसभा
and Lok Sabha. They are sitting at Makkar outside the parliament and protesting against the government. They clearly allege that आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, आपकी इन्हीं सांसदों के साथ बातचीत हुई है, क्योंकि पहले भी बड़ी खबर सामने आई थी, सांसदों के निलंबन को वापस लेने के लिए स्पीकर तक को पत्र लिखा गया। बिल्कुल, अधीर रंजन चौधरी ने जहां एक तरफ कल स्पीकर को पत्र लिखा था कि लोकसभा से जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनके सस्पेंशन को वापस लिया जाए, बावजूद इसके उनके सस्पेंशन को वापस लेने की जगह आज फिर से 35 लोकसभा के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद आज दोपहर बाद राज्यसभा के भी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। लगभग 45 सांसद आज राज्यसभा सस्पेंड किए गए। इस तरह से अगर एक सांसद डेरेक ओब्रायन को जोड़ लिया जाए इसमें राज्यसभा के, जिसको पिछले हफ्ते सस्पेंड किया गया, तो 46 सांसद जो है उनको सस्पेंड किया जा चुका है। हमारे साथ नासिर हुसैन साहब है, ये कांग्रेस के सांसद भी हैं और इनको भी सस्पेंड किया गया। सीधा इनसे सवाल पूछिए। हेलो जी, नासिर हुसैन साहब, अभी फिलहाल जो तमाम सांसद जो सस्पेंड हुए हैं वो भजन गा रहे हैं, बाहर बैठे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये विरोध कब तक दर्ज कराएंगे आप, और आगे क्या वापस एक बार फिर अपील करेंगे कि बातचीत हो, कोई रास्ता निकले सस्पेंशन वापस लेने के लिए? ये सरकार लगातार आम आदमी का, सांसदों का, एमएलए का, पॉलिटिकल लीडर्स का जो सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, जो आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को चलने का काम किए। 80 से ज्यादा जो सांसदों को ये सस्पेंड जो किया है, इससे एकदम साफ दिखाई देता है किस तरीके का तानाशाही रवैया इनका है। अरे तानाशाही चेहरा आज खुल के सामने आ गया। अभी तो हम कह रहे थे जर्नलिस्टों की आवाज दबाई जा रही है, हम खुल के कह रहे थे कि एकेडमिशियंस की, एडवोकेट्स की आवाज दबाई जा रही है, उनको उछला जा रहा है। लेकिन आज पार्लियामेंट में, ये पार्लियामेंट का जो सिटाडेल हम कहते हैं, जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का जो सिटाडेल है, इसमें 80 से ज्यादा सांसदों को इन्होंने निकाल के बाहर कर दिया। ये चाहते ही नहीं किसी भी तरह का अपोजिशन हो, ये अपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, क्योंकि ये फांसीवाद जो नजरिया है डेमोक्रेसी को देखने का, इसका यही है कि ये एक तरफा हर चीज रहे, कोई डिबेट ना हो रहे, ना कोई डिस्कशन ना रहे, कोई अपोजिशन ना रहे, कोई क्रिटिसिज्म ना रहे। ये इस तरीके की एक सांसद चाहते हैं, उसमें आज ये लोग सफल भी। जी, बहुत शुक्रिया नासिर साहब TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। आपने सुना जो सांसद सस्पेंड हुए हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को जगह नहीं देना चाहते हैं, लेकिन सरकार क्या कह रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान भी सुनिए। विपक्षी सांसदों का व्यवहार खराब था, उन्होंने कहा। इसके अलावा स्पीकर और चेयरमैन का अपमान भी किया गया, यानी स्पीकर और चेयरमैन का अपमान हुआ है। विपक्षी सांसदों का व्यवहार खराब था और इस वजह से ये सख्त कार्रवाई की गई है। सुनिए पीयूष गोयल को। देखिए, एक तरफ जहां विपक्षी सांसद जिन्हें सस्पेंड किया गया है वो ये कह रहे हैं कि उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये बयान कि व्यवहार खराब था, स्पीकर और चेयरमैन का अपमान किया गया। स्पीकर और चेयरमैन की तरफ से ये सख्त कार्रवाई इस वजह से की गई है क्योंकि लगातार विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा था। ये आरोप विपक्षी सांसदों पर, लेकिन विपक्षी सांसदों का ये कहना कि वो अपनी बात रखने के लिए संसद में विरोध दर्ज करा रहे थे और वो चाहते हैं कि चर्चा हो, वो चाहते हैं कि बातचीत हो। और सबसे अहम मुद्दा विपक्षी सांसदों का जिस पर ये पूरा हंगामा है वो संसद में सुरक्षा में सेंध का मुद्दा। बढ़ते आगे, पीएम मोदी ने आज वाराणसी को वंदे भारत की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने फिर से गारंटी का जिक्र किया और कहा कि मोदी सरकार गरीबों तक योजना पहुंचाने की गारंटी देती है। पीएम मोदी ने आज वाराणसी के बरकी से वाराणसी दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, दोहरी घाट मऊ मेमू ट्रेन सहित गुड्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पीएम ने एक बार फिर गारंटी का जिक्र किया। मोदी का गारंटी जाने लाना हमारा प्रयास है कि भारत सरकार ने गरीब कल्याण की, जन कल्याण की जो भी योजनाएं बनाई हैं उनसे कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। पहले गरीब सरकार के पास सुविधाओं के लिए चक्कर लगाता था, अब मोदी ने कह दिया है कि सरकार खुद चलकर गरीबों के पास जाएगी और इसलिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एकदम सुपरहिट हो गई है।
और इधर खबर यह है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देने पर बड़ा दावा किया गया है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने टीवी9 से कहा है, पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर में दम है। पाकिस्तान की सरकार कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। आरजू ने आगे कहा है कि पाकिस्तान सरकार कभी कंफर्म इस खबर को नहीं करेगी। दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी जो पाकिस्तान में शरण लिए हुए है और जिसके बारे में कल से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। उसको जहर दे दिया गया है, वो कराची के एक अस्पताल में भर्ती है, उसके घर को ही अस्पताल बना दिया गया। ऐसे लेकर बहुत सारी खबरें इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई हैं और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार आरजू काजमी जुड़ चुकी हैं। आरजू, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। थैंक यू सो मच गौरव। आरजू, पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के सेहत को लेकर, उसको जहर दिए जाने को लेकर बहुत सारी खबरें हैं। मैं तो आपके भी वीडियो देख लिया उस पर। क्या खबर है आरजू, क्या चल रहा है वहां? बिल्कुल, यहाँ पर भी यही खबर चल रही है दाऊद इब्राहिम को लेकर। और कल असल में इन्होंने गवर्नमेंट ने जो है वो इंटरनेट भी स्लो कर दिया था शाम से, और ना तो ट्विटर चल रहा था ना यूट्यूब, और जितनी गूगल सर्विसेज हैं वो भी डाउन की गई थी। तो इसको लेकर कई लोगों का ख्याल था कि यकीनन कोई बड़ा मसला है और उसमें खैर एक इमरान खान की कोई स्पेस हो रही थी उनकी पार्टी की, उसको भी कहा जा सकता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन गौरव, ये जरूर कहूंगी कि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ हो और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट करेगी या एक्नॉलेज करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ से तो हमेशा से यही कहा जाता रहा है कि वो यहाँ रहता ही नहीं है, हम उसे जानते ही नहीं है, वो तो दुबई में है, यहाँ है, वहाँ है, यही बात की जाती है। तो कैसे माना जाएगा इस बात को? यकीनन इस बात को छुपाया ही जाएगा। नहीं आरजू, आपकी बात सही है। पाकिस्तान तो आतंकियों को लेकर हमेशा से डिनायल मोड में रहा है, तो वाकई वो क्यों कंफर्म करेगा? लेकिन आप जैसे पत्रकार हैं सच्चाई बताने के लिए। आरजू, दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है, मैं ये जानना चाहता हूं। आप लोगों के पास जमीन से जुड़ी क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? देखिए, पाकिस्तान का जो मीडिया है वो तो इस वक्त बिल्कुल खामोश है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे तो कोई बात नहीं की जा रही। जो बात की जा रही है वो यूट्यूब चैनल्स पे की जा रही है या फिर सोशल मीडिया पे की जा रही है। पाकिस्तान का जो मेन मीडिया है वो तो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं से कंट्रोल होता है और उनको वही कहने की इजाजत होती है जो वो मतलब जो उन्हें बताया जाता है। मुझे नहीं लगता कि टीवी चैनल्स पे ये बात की जाएगी। वहां पे तो दाऊद इब्राहिम का मेरे ख्याल है नाम भी कोई नहीं लेगा, लेकिन आपको अगर कोई खबर मिलेगी तो वो आपको इसी तरह से जो कहना चाहिए यूट्यूब चैनल्स हैं या सोशल मीडिया, वहां से ही मिल पाएगी। तो सोशल मीडिया पर तो ये खबर कल से जबरदस्त वायरल है, लेकिन हमारे पास एक जानकारी ये भी आ रही है कि वो उसको फूड पॉइजनिंग हुई है। इस बारे में भी आपके पास कोई जानकारी है? देखें, अभी तो यही कहा जाएगा कि फूड पॉइजनिंग की बात की जाएगी, लेकिन बहरहाल मुझे एक दो लोगों ने मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने, जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हो सकता है कि 2 से 3 घंटों के बाद हमें कोई और न्यूज़ इससे रिलेटेड मिल पाए। और जाहिर फूड पॉइजनिंग ही कहा जाएगा ना, ये तो नहीं कह सकते कि उसको कोई किस्म का जहर दिया गया है। अब फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाएगी? आपको मालूम है ये लोग जिस तरह के सेटअप में रहते हैं, जिस तरह के खाने खाते हैं, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कभी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। मगर बहरहाल इस चीज को अभी फिलहाल कंफर्म हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ तक तो ये बात काफी हद तक लोग कह रहे हैं कि पॉइजनिंग तो हुई है। अब अगर इस बात को जाहिर है पलटा जाएगा और यही कहा जाएगा, तो इसका ये भी मतलब निकल रहा है कि वो पाकिस्तान में ही मौजूद है। ये बात फिर आप समझ सकते हैं कि अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अगर ये कहा गया है कि फूड पॉइजनिंग है, तो भी ये पाकिस्तान में उसकी मौजूदगी को इसका मतलब है डिनाई नहीं कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिंगो आरजू, आपने बिल्कुल यू हिट द नेल। मतलब जहां पर मैं आने वाला था आपने वही बोला कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया या फूड पॉइजनिंग हुई। इंडिया का स्टैंड तो यही है ना कि पाकिस्तान में दाऊद को शरण दी गई है और पाकिस्तान दाऊद को दामाद की तरह मानता है। इनफैक्ट वहां के बहुत बड़े हीरो हैं आपके क्रिकेट के, जो उनके समधी भी हैं, जावेद मियांदाद। तो पाकिस्तान में दाऊद है, यह कंफर्म होता है इस न्यूज से? देखें, किसी हद तक तो कंफर्म होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जावेद मियांदाद बिल्कुल खामोश है। उनसे ना कोई पूछ रहा है, ना कोई लोकल मीडिया पूछ रहा है, ना कोई इंटरनेशनल मीडिया उनसे बात कर रहा है, क्योंकि कोई छोटा मोटा रिश्ता तो नहीं है उनका। उनके बेटे की शादी हुई है दाऊद इब्राहिम की बेटी से। उनसे यकीनन पूछना चाहिए और ये भी पूछना चाहिए कि आखिर वो कहाँ है। कई बार क्लिफ्टन का जिक्र हुआ है, कराची क्लिफ्टन में घर का जिक्र हुआ है दाऊद इब्राहिम के।
तो वो घर लेकर ऐसे ही तो नहीं छोड़ दिया होगा, यकीनन आ जा रहा होगा। और पाकिस्तान इससे पहले भी सपोर्ट करता रहा है। हम बार बार क्यों भूल जाते हैं जो हमने उसामा बिन लादेन को देखा 10 साल यहाँ रहते हुए, और उसके बाद पता लगा कि पाकिस्तान की एजेंसीज को मालूम ही नहीं था। अब या तो ये झूठ बोल रहे हैं, इनको मालूम था, और अगर नहीं मालूम था तो मेरा ख्याल है जरूर एजेंसीज की काबिलियत के ऊपर शक जाता है कि फिर ऐसे कैसे कि इन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता कि कोई टेररिस्ट 10-10 साल इनकी कंट्री में रह रहा है और उनको पता नहीं है। यही हाल आपने जिस इलाके का जिक्र किया आरजू, आपको लगता है कराची का जो सबसे पॉश इलाका कहलाता है क्लिफ्टन एरिया, वहां पर कोई ऐसा मोस्ट वांटेड आपके पड़ोसी देश का रहेगा और आपको पता नहीं होगा पाकिस्तान की एजेंसीज को? आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, मैं खुद भी कराची से हूँ और वैसे अब इस वक्त मैं इस्लामाबाद हूँ, तो मुझे कराची के एरियाज का पता है। अब वहाँ पर जो लोग रहते हैं क्लिफ्टन या डिफेंस में, उसमें ये नहीं हो सकता कि एजेंसी को ना पता हो कि यहाँ पर कौन रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है किसी पड़ोसी को ना पता हो कि यहाँ कौन रहता है, क्योंकि लोग अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉश एरिया है वो। लेकिन ये जरूर है कि एजेंसीज को ना मालूम हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तमाम बड़ी खबरों पर है हमारी नजर, बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।